नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल AMIS स्टडी सर्किल में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों के समक्ष मुखातिब हुआ हूँ, लेकिन एक खास टॉपिक के साथ जिसका नाम है द ईस्ट इंडिया कंपनी, सौदागरी का सबसे शानदार नमूना। जी, ये टॉपिक कुछ इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते रहे हैं, और यूपीएससी नहीं, स्टेट पीसीएस में भी यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो जब भी इस टॉपिक को आप हैंडल करें तो काफ़ी सावधानीपूर्वक इसको करिएगा। बार बार रिवीजन मांगता है टॉपिक, और उसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं इसके अंदर जिनको हमें फोकस करना चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी, सौदागरी का सबसे शानदार नमूना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी, ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से। 31 दिसंबर 1600 को इंडिया में बादशाह कौन थे? अकबर, और इंडिया में मुगल एम्पायर का पीरियड चल रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और उससे पहले जो भी यूरोपियन कंपनी थी, जो लोग इंडिया में आए थे, उन्होंने व्यापार काफ़ी पहले से ही शुरू कर दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने यूरोपियन जो कंपनीज थी उनकी तुलना में काफ़ी लेट आई थी। इसका मतलब ये हुआ, देखिए, इसकी स्थापना करी थी जॉन वॉट्स ने, और उनके सहयोगी हैं जॉर्ज वाइट। पर्पस क्या था इस कंपनी का स्थापना करने का? टू कैरी आउट ट्रेड विद द ईस्ट इंडीज, ठीक है, पुर्तगाल, डच, डैनिश, और इसके बाद फ्रांसीसी भी अपनी अपनी कंपनीज बनाते हैं, और इन्हीं सब आइटम्स को लेकर क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी का पर्पस जो था वो यही था कि ये जो अलग अलग आइटम जो आपके सामने लिखे हैं यहाँ पर देखिए, स्पाइसेस यानी कि मसाले, कॉटन, इंडिगो यानी कि नील, बाद में चाय और अफीम का व्यापार करते थे। व्यापार करके ये लोग इतने अमीर बन गए, इतने मुनाफा कमाने वाली कंपनी बन गई कि इनसे बड़ा सौदागर भी कोई हुआ नहीं आज तक। इसीलिए इस टाइटल का नाम मैंने क्या रखा है? सौदागरी का सबसे शानदार नमूना। ईस्ट इंडिया कंपनी एक समय ऐसा था 1857 तक कि लगभग दुनिया की 20 से 25% आबादी पर इनका नियंत्रण था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने कानून थे, उनकी अपनी फौज थी, उनकी अपनी पुलिस थी, और उनका अपना जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन था। इन सब सिस्टम के जरिए इन्होंने पूरे भारत पर अपना कब्जा कर रखा था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका जो ओरिजिनल नाम है वो है गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट, एंड आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? जॉन कंपनी। जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि इसकी स्थापना किसने करी थी? जॉन वॉट्स नामक एक मर्चेंट ने। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। देखिए, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडेम्पशन एक्ट 1873 पारित किया गया था इंग्लैंड में, और उसके द्वारा कंपनी का जो वजूद है वही क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया था। लेकिन ये कब हुआ है? 1873 में। तो उसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि कंपनी का शासन, द रूल ऑफ द कंपनी केम टू एन एंड by the Government of India Act 1858, but the existence of the company will remain till 1873. कंपनी का वजूद 1873 तक बना रहा, और 1874 में क्या हो जाती है? वो डिसॉल्व हो जाती है। किस एक्ट के जरिए? ये एक्ट, ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडेम्पशन एक्ट ऑफ 1873। ये देखिए, मैंने आपको लिखा भी है, which means that the rule of the company was however came to an end by the Government of India Act 1858, but company itself existed till 1873. It is very important, यानी कि कंपनी का जो वजूद है वो 1873 तक बना हुआ था, ये आप याद रखिएगा। So the duration of the company was remain till up to 1874. कंपनी का जो शासन है, कंपनी का जो ड्यूरेशन है वो 1874 तक रहा, 1600 से लेकर। कंपनी रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1757। प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी के रूल एस्टैब्लिश हुए थे, और कब तक बने रहे? 1858 तक। ठीक है, यही जो अभी हमने चर्चा की थी वो ये है। तो द कंटेम्प्रेरी ट्रेड कंपनीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं वो इंग्लैंड की है, लेकिन यूरोप के और भी ऐसे कई देश थे जो भारत के साथ उनसे भी पहले से व्यापार कर रहे थे। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आता है इसको सीक्वेंस बनाने के लिए। पोर्टुगल कब आए थे? 1498। डच कब आए थे? 1602 में। डैनिश यानी कि डेनमार्क वाले कब आए थे? 1616 में। और फ्रांसीसी इंग्लैंड से भी काफ़ी लेट 1664 में आए थे। एक मजे की बात और है कि डच की जो कंपनी ईस्ट मतलब डच की जो कंपनी है वो तो फॉर्मेशन हुआ है उसका 1602 में,
लेकिन 1595 में ही से ही डच के कई सारी कंपनीज इंडिया में आकर स्टैब्लिश हो चुके थे और लगभग उन्हीं सब आइटम्स में क्या कर रहे थे, व्यवहार कर रहे थे। तो उन सभी छोटी कंपनीज को मिला मिला के डच की ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी, 1602 में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। सो जितने भी यूरोपियन कंपनीज थी उनमें सबसे जो बड़ा प्रतिद्वंदी है ब्रिटिश का, वो है कौन, फ्रेंच, यानी कि फ्रांसीसी। फ्रेंच वर देयर आर्क राइवल्स, उनके सबसे कड़े प्रतिद्वंदी कौन से थे, फ्रांसीसी थे। और इन दोनों के बीच में संघर्ष की कहानी काफी दिलचस्प है, जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं लड़ी जा रही है, यूरोप के मैदानों में भी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध चल रहा है। ठीक है। सो इंडिया वॉज मेयरली द थिएटर ऑफ द वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच। भारत क्या है, सिर्फ एक रंगमंच है जहां पर ये युद्ध भी लड़ा जा रहा था। तो भारत में जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध हुए हैं उनको कार्नेटिक वॉर्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें इंग्लैंड की तरफ से सबसे बेहतरीन, सबसे जबरदस्त भूमिका निभाई थी किसने, लॉर्ड क्लाइव ने। और वहीं फ्रांसीसी जो गवर्नर थे वो कौन थे, लॉर्ड ड्यूप्ले। ठीक है, इसको पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, BL ग्रोवर से पढ़िएगा इस चीज को। ठीक है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, यूपीएससी में जो अभी तक हमने डिस्कशन किया है वहां से क्वेश्चन आएगा कैसे, टू पुट देम इनटू सीक्वेंस। इसको सीक्वेंस में लगाने के लिए आता है, क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है, पीसेस में तो खास तौर पे कई बार रिपीट हुआ है, और फिर भी दोबारा भी आने की संभावना इसकी है। और हम ये भी देखेंगे कि भारत में इनकी जो बस्तियां थी, जो फैक्ट्रीज थी, और जहाँ पर लोग रहते थे, वो कहाँ कहाँ पर इन्होंने स्टैब्लिश किया था, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। और इसको समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा क्या, एक मैप, ये रहा आपके सामने। इस मैप में आप देख सकते हैं कि देखिए, ये 1705 की बात है। 1705 में अभी औरंगजेब जिंदा है। ठीक है, मुगल एम्पायर काफी पावरफुल है। ठीक है, देखिए, राजपूताना वाला इलाका ये रहा, और फिलहाल जितने भी इलाके आपको दिखाई दे रहे हैं ये सबके सब मुगल प्रांत हैं। ये सारे मुगल प्रांत औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक एक करके स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी हिस्ट्री, तो उनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा हमको। देखिए, ये जो कोस्टल रीजन देख रहे होंगे आप, ये जो तटीय क्षेत्र है, यहीं पर ही सारी जितनी भी बस्तियां हैं या फैक्ट्रीज हैं कह सकते हैं, जो कारखाने हैं, जितने भी विदेशी कंपनी यहाँ पर आकर बस यहाँ पर स्थापित किए गए थे। क्यों किए गए थे, काफी आसान था, क्योंकि जहाज ही आते थे और अपनी सुविधा के लिए इन्होंने सारी जो बस्तियां, फैक्ट्रीज, कारखाने यहीं पर स्थापित किए थे। तो आप इस नक्शे में देख के समझ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट मैप है ये, कि इंग्लिश, फ्रांस, पोर्टुगीज, डच और डेनिश की जो बस्तियां हैं, फैक्ट्रीज हैं, इन जगहों पर लगी हुई हैं। और यहाँ पर एग्जाम में भी सीक्वेंस में लगाने के क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी फैक्ट्री कब स्थापित हुई, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मैप देखेंगे, 1765 का मैप है ये। 1765 के मैप को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मुगल एम्पायर है उसका वजूद लगभग समाप्त हो चुका है। देखिए, जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो उसके कई सारे प्रांतों ने एक एक करके स्वतंत्रता घोषित कर ली थी। ठीक है, इसमें सबसे पहले बंगाल को जीता, प्लासी के युद्ध में और बक्सर के युद्ध में। तो 1765 में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाबों को पूरी तरीके से पराजित कर दिया है। और जो ये वाला नक्शा जो देख रहे हैं आप, अवध, पूरा बंगाल, पूरा ये वाला इलाका, ये पूरा किसके अंतर्गत आ चुका है अब, ब्रिटिश एम्पायर, सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आ चुका है। फिर भी 1765 में अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया की सबसे बड़ी पावर कौन सी थी, तो आप कहिएगा मराठास। मराठास वर द मोस्ट पावरफुल इन आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। और अपने मंसूबे भी वो देख रहे हैं कि वो ऑल इंडिया एम्पायर क्रिएट करना चाहते थे, लेकिन उनका सामना हुआ किससे, अंग्रेजों से हुआ है। अंग्रेज पर्दे के पीछे से सारी गतिविधियां देख रहे हैं इंडिया की, कि कब उनको क्या करना चाहिए, यहाँ की पॉलिटिकल अफेयर में इंटरेस्ट लेना चाहिए। और उन्होंने सही मौका की तलाश भी करी और यहाँ की राजनीति पर हावी हो गए थे। यहाँ पर देखिए निज़ाम है, ये नक्शा काफी इंपॉर्टेंट है। निज़ाम जो कि ये वाला इलाका जो है हैदराबाद का, ये मुगल प्रांत हुआ करता था। इसमें चिंगलिश खान नामक व्यक्ति ने क्या किया, स्वतंत्रता घोषित कर दी और हैदराबाद साम्राज्य की स्थापना करी। यहाँ पर मैसूर है, आप देख रहे हैं, और कई छोटे मोटे और भी राजा हैं जिन्होंने, जो किसी न किसी प्रकार से किसी लोकल रूलर्स के अधीन थे। तो अंग्रेजों ने किसी को छोड़ा नहीं, सभी को एक एक करके हराया। ठीक है, मैं इससे पहले वाले लेक्चर में भी एक मैंने उदाहरण दिया था, एक सांप की तरह, जिसका आकार लगभग छोटा ही है 1707 में, और 1857 तक आते आते उसने राज्यों को खा खा के अपना आकार क्या कर लिया, काफी बड़ा कर लिया है।
तो ब्रिटिश मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से काम कर रहा था, ठीक है ना, युद्ध करके, संधियां करके, आपस में लड़वा कर उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी का ये एक ही बात है, इन्होंने इन तरीकों से, नायाब तरीकों से पूरे भारत में अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था और 1857 तक पूरे भारत में सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत ही थी। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे यूपीएससी के लिहाज से ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था। सो यूरोपियन ट्रेड कंपनीज एंड देयर फैक्ट्रीज, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। पोर्टुगल सबसे पहले आए थे 1498 में और कैलीकट में इन्होंने अपना कारखाना लगाया था 1500 में, दूसरा लगाया था कोची में 1502 में। डच जिसको नीदरलैंड्स भी कहते हैं 1602 में आए थे। मसूलीपट्टनम में इन्होंने सबसे पहला कारखाना लगाया। पुलिकट में इन्होंने 1616 में लगाया और सूरत में लगाया इन्होंने 1616 में ही। सूरत का नाम आप काफ़ी इंपॉर्टेंट समझते होंगे, कई बार इसका नाम आता है। फ्रांसीसियों की भी बस्ती थी यहाँ पर, अंग्रेजों की भी थी, वेरी इंपॉर्टेंट। डैनिश यानी कि डेनमार्क 1616 में आते हैं और ट्रैंक के बार नाम की एक जगह है, यहाँ पर इन्होंने एक अपनी फैक्ट्री लगाई, साउथ इंडिया में है ये, मद्रास के पास, सेरामपुर 1616। फ्रांसीसी ने बस्ती लगाई सूरत में 1667 में और मसूलीपट्टनम में 1669 में। ये सारी बस्तियाँ, ये सारे कारखाने, ये जितने भी यूरोपियन कंपनीज के जो ट्रेडर्स हैं, इन्होंने भारतीय शासकों से इजाज़त लेकर बनाई थी, बिना इजाज़त लेकर नहीं आए थे, व्यापारी के रूप में आए थे लोग, ठीक है। ब्रिटिश जो कि 1600 में बनता है के रूप में, 1608 में इन्होंने सूरत में अपना कारखाना लगाया और बड़ौदा में लगाया 1619 में और मसूलीपट्टनम में 1611, अरमागांव और बालासोर, इन्होंने कई सारी फैक्ट्रीज लगाई। तो हम ये देख रहे हैं कि जितने भी यूरोपियन कंपनीज हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट साबित कौन सी होती है? ब्रिटिश। ब्रिटिश साम्राज्य, ऐसा साम्राज्य जहाँ पर कभी भी सूरज डूबता नहीं है। ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी डूबता ही नहीं है, जहाँ सूरज उग रहा है वहाँ ब्रिटिश साम्राज्य है। इस तरीके से समझ सकते हैं। देखते हैं कि अपने इन शुरुआत के 150 साल में, यानी कि 1707 से लेकर 1857 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो क्या थी? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी एक मुनाफा कमाने वाली कंपनी थी, एक सौदागरों की कंपनी थी, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, भारत की जो भू राजस्व व्यवस्था है पहले से चली आ रही थी मुगल पीरियड में, उसमें इन्होंने परिवर्तन करने शुरू कर दिए थे। ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड न्यू लैंड रेवेन्यू पॉलिसी and replaced existing revenue system established during Mughals. इन्होंने अपने मुनाफे के लिए नए प्रकार की भू राजस्व नीति का निर्धारण किया, ठीक है, और मुगलों के समय से चली आ रही जो राजस्व व्यवस्था थी उसमें पूरी तरीके से क्या कर दिया, बदलाव कर दिया, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ा जाना चाहिए। ये देखिए आपके सामने है, परमानेंट सेटलमेंट, ये स्टार्ट हुआ है 1793 ऑनवर्ड्स। लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम सुना होगा आपने, जो 1786 में इंडिया आए थे और 1793 तक इंडिया में रहे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काफ़ी सुधार कार्यक्रम भी किए, उसमें सिविल सर्विस भी है, पुलिस रिफॉर्म भी है, जुडिशरी भी है, ऐसे कई सारे काम किए और इसमें लैंड रेवेन्यू पॉलिसी भी है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये समझ लीजिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक गवर्नर थे, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को कुछ इस तरीके से इंस्टीट्यूट के रूप में प्रभावित कर दिया था जो कि काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग थी। इसमें परमानेंट सेटलमेंट, सिविल सर्विसेज जो कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है, ये सारी किसने स्थापित करी थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंडिया आने से पहले अमेरिका थे। ये वो समय है जब अमेरिका में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था। अमेरिका में रहते हुए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट लगाया था और वहाँ पर वो परमानेंट सेटलमेंट काफ़ी सफल भी रहा था, ठीक। उसी मॉडल को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंडिया में भी अप्लाई किया, परमानेंट सेटलमेंट अर्थात स्थायी बंदोबस्त, जिसमें ब्रिटिश एम्पायर के लगभग 19% क्षेत्र में इस व्यवस्था को लागू किया गया था, जिसमें जमींदारों को ये छूट दे दी गई थी कि वो उनके लिए टैक्स वसूलें। तो किसानों का इससे शोषण बढ़ता है काफ़ी, ठीक, किसानों का शोषण बढ़ता है और जमींदार वर्ग उनकी कुल जो भी पैदावार हुआ करती थी उसका 10/11 हिस्सा वो कंपनी को जमा करते थे और 1/11 हिस्सा पूरी पैदावार का अपने पास रखते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस तरीके से एक निष्ठावान दोस्त का निर्माण कर लिया था जिसका नाम था जमींदार, ठीक है। तो इन द लॉन्ग रन
परमानेंट सेटलमेंट वॉज नॉट एट ऑल सक्सेसफुल, पर्टिकुलरली फॉर द पीजेंट्स। ठीक है, इसी प्रकार से रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करी गई 1808 में, ठीक है, साउथ इंडिया में। और इसी प्रकार से महलवाड़ी सेटलमेंट 1822 में नॉर्थ इंडिया के पंजाब वाले इलाके में खासतौर पर और अवध के यानी कि यूपी वाले इलाके में लागू किया गया था। तो ये सारी वे व्यवस्थाएं थी जो ब्रिटिश के सिस्टम को सूट कर रही थी, उन्होंने अपने तरीके से लगाई थी ये सारी व्यवस्था। ठीक है, इन तीनों सेटलमेंट के बारे में आप लोग डिटेल में पढ़िएगा। मैं किताब का नाम बता रहा हूँ आपको, बी.आर. ग्रोवर और बिपिन चंद्र। बिपिन चंद्र की किताब में बहुत चीज़ें को समझा रखा है और साथ साथ बी.आर. ग्रोवर में भी। ठीक, इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवेज। देखिए, इकोनॉमिक पॉलिसी में रेलवेज ने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी ब्रिटिश के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मैं खाली आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। द मेन पर्पस टू ले रेलवे लाइन वाज टू कनेक्ट इट टू द इंटीरियर पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, रेलवे लाइन को जो भारत के जो दूरस्थ वाले इलाके थे उनको जोड़ना था, इंटीरियर पार्ट को भी जोड़ना था और वहाँ से कच्चा माल इकट्ठा करना था। उस कच्चे माल को इकट्ठा करके रेलगाड़ी में लादना था और वो रेलगाड़ी कहाँ जाएगी, कोस्टल रीजन में जाएगी। कोस्टल रीजन में क्या करेगी, उसको जहाज में ला दिया जाएगा और वो जहाज लेकर कहाँ पहुँच जाएंगे, उसको इंग्लैंड। ये पर्पस था किसका, रेलवे का। भारतीय के लिए नहीं बनाई गई थी रेलवे, रेलवे बनाई गई थी अपने मुनाफे के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो एक समय जरूर ऐसा आया होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारा रॉ मटेरियल, सारा कच्चा माल, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो कॉटन हो, चाहे सॉल्ट पीटर हो, ये सारा का सारा कहाँ पहुंच गया होगा, इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में चल रहा है रेनेसां का पीरियड, काफ़ी बीत चुका है और साइंटिफिक डेवलपमेंट भी काफ़ी हो चुके हैं। रेनेसां पीरियड सॉरी, वो काफ़ी पहले हो चुका था और उसका नतीजा ये हुआ कि जो यूरोप वाला जो इलाका है पूरी तरीके से साइंटिफिक हो गया है और कई सारे इन्वेंशन हुए हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए, जैसे कि पावर लूम है, इंडिया में चल रहा है हैंडलूम, वहाँ चल रहा है पावर लूम। यहाँ एक घंटे में एक धोती बन रही है, वहाँ एक घंटे में 100 बन जा रही है। ठीक है, भारतीय कपास इस तरीके से वहाँ पहुँचाया जा रहा था और वहाँ पर बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज थी वो उसका डेवलपमेंट कर रही थी। इसका नतीजा ये हुआ होगा कि वहाँ पर जो भी डेवलपमेंट हो रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था, उसको उन्होंने दोबारा इंडिया भेजा और इंडिया की मार्केट में ब्रिटिश प्रोडक्ट पहुंच गया। अब भारत में बिकने वाला जो माल था, जो हाथ से बनने जाता था, उसको खरीदने वाला कोई है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि वो महंगा है। दिस वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार से भारत के बाजारों को भी कब्जे में ले लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत में रहते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ की जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है उसको भी प्रभावित किया था। उसका कॉमर्शियल वाणिज्यिकरण करना शुरू कर दिया था लोगों ने। जैसे कि कॉटन है, शुगर केन है, जूट, ऑयल, अपने तरीके से ये लोग अपने मुनाफे के लिए फसल उगाते थे बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल में, टू मीट देयर नीड, टू सूट न्यू लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। जो फूड आदेश व्यवस्था उन्होंने बनाई थी उसको सुटेबल करने के लिए उन्होंने अपने तरीके से अनाज उगाया। इससे भी किसानों को काफी नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा। इट डिस्टर्बेड द एग्जिस्टेड एग्रीकल्चर सिस्टम इन इंडिया। तो इसका नतीजा क्या रहा होगा, नतीजा इसका ये रहा होगा, रूरल इनडेप्टनेस, कई लोग कर्जे में आ गए, खासतौर पर ग्रामीण वाले जो इलाके थे वहाँ के लोग। ग्रोथ ऑफ द लैंडलेस लेबर, ऐसे श्रमिकों की बढ़ोतरी हुई जिनके पास भूमि नहीं है और अनऔद्योगिकरण भारत का आरंभ हो गया था। तो ये इसका इम्पैक्ट है किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी की इस इकोनॉमिक पॉलिसी का। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की, मैंने आपको बताया, अपनी फौज थी, अपने कानून थे और सारे अपने नियम कानून उनके चलते थे। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया वाज बेस्ड ऑन 3 पिलर्स। ठीक है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो इंडिया में है वो 3 स्तंभों पे आधारित था। एक का नाम है सिविल सर्विस, एक का नाम है आर्मी और एक का नाम है क्या, पुलिस। इन सब का श्रेय किसको दिया जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो इन सब का क्रेडिट लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। एंड वन मोर पिलर व्हिच प्रोवाइड सॉलिड फाउंडेशन टू द ब्रिटिश एम्पायर वाज नन अदर देन जुडिशरी। एक और चीज थी इंडिया में जो स्थापित तो पहले से ही थी लेकिन बड़ी ही वो अनऑर्गेनाइज किस्म से थी। ठीक है ना, लेकिन इन्होंने एक साइंटिफिक लाइन में भारत में न्याय व्यवस्था भी स्थापित करी थी और इसका श्रेय भी लगभग किसको दिया जाना चाहिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। हालांकि शुरुआत किसने करी थी, वॉरेन हेस्टिंग ने, लेकिन इसको अमली जामा किसने पढ़ाया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। देखिए, दीवानी अदालत की स्थापना, जिसको सिविल कोर्ट्स कहते हैं, वो 1793 में स्थापित हो चुके थे।
तो ईस्ट इंडिया कंपनी के काम करने का तरीका हमने देखा कि किस तरीके से एक सिस्टमैटिक तरीके से पूरे इंडिया में इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करी जो भारतीयों के लिए बिल्कुल नई थी। भारतीय इसको समझ नहीं पाती कि कर क्या रही है, हो क्या रहा है हमारे साथ, ठीक है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर ने एक ऐसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण में स्थापित कर दिया था साइंटिफिक लाइंस में, जो इतना लॉन्ग लास्टिंग है कि हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए। सिविल सर्विसेज जिसकी जैसे हम तैयारी हम लोग कर रहे हैं, ये ब्रिटिश एम्पायर की देन है। आर्मी, पुलिस, रेलवे, आर्कियोलॉजी, ऑल आर एस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिटिशर्स। ये काम इन लोगों के द्वारा है, तो ये एक बाय प्रोडक्ट है जिसका फायदा इंडियंस को बाद में मिला। अब देखते हैं जो भी हमने डिस्कशन आज किया उससे संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन जो यूपीएससी में आते हैं, ठीक, देख लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर देखिए मैच ऑफ फॉलोइंग का पहला क्वेश्चन है। यूपीएससी में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तरफ दिया है डच फैक्ट्रीज और एक तरफ दिया है कि उसकी स्थापना हुई कब थी। काफी टफ क्वेश्चन लग रहा है मेरे को तो ये, बट इट इज इम्पोर्टेंट। कारिकल, भीमिलीपट्टनम, चिंसूरा, मसूलीपट्टनम, सूरत। सबसे पहली बात तो ये कि ये सारी जगहें जहाँ भी हैं आपको पता होनी चाहिए, और तभी आपको समझ में आएगा कि ये चक्कर क्या है, ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो मैप में मैं चाहूँगा ये जितने भी पुराने ये डच फैक्ट्रीज हैं या फ्रेंच फैक्ट्रीज हैं या ब्रिटिश की फैक्ट्रीज हैं या पोर्टुगल की हैं, इसको देखिएगा आप कि ये स्टैब्लिश है कहाँ पर और किस किस ईयर में इसको स्टैब्लिश किया गया था। फिलहाल इसका आंसर मैं बता दूँ आपको, आंसर इसका क्या है, ए। कारिकल बना था 1645 में, बेमलीपट्टनम सी 1641 में, थर्ड का ई है, चिंसूरा 1653 में, और मसूलीपट्टनम 1605 में, और सूरत 1616 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो इसका जरूर ध्यान दीजिएगा इस चीज़ में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द हिस्टोरिकल सीक्वेंस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फॉलोइंग फ्रेंच फैक्ट्रीज। देखिए, फ्रांसीसी जो फैक्ट्रीज थी वो इंडिया में किस तरीके से स्थापित की गई थी, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसको आप करिएगा, ठीक है। पॉज करके देखिएगा, सॉल्व करिएगा और खुद इसको एनालाइज करिए। Which region in India provided the best quality saltpeter and opium to the Europeans? भारत का वो कौन सा हिस्सा था जो सर्वोच्च कोटि का सॉल्ट पीटर और अफीम यूरोपियों को प्रदान करता था? उसका आंसर है क्या, बिहार। बिहार में इसकी खेती की जाती थी। आप जानते हैं 3 कटिया पद्धति और जो चंपारण सत्याग्रह चला था, तो यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर ट्रू। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, ये आपको पढ़ना है। इट वॉज फॉर्म्ड इन द 1699 बाय अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स नोन एज मर्चेंट्स एडवेंचरस। ठीक है, इट वॉज ग्रांटेड अ चार्टर बाय क्वीन एलिजाबेथ इन 1600 गिविंग मोनोपोली ऑफ ईस्टर्न ट्रेड टू फॉर द इंडेफिनिट पीरियड। जी नहीं, इंडेफिनिट पीरियड के लिए नहीं था, ये 15 साल के लिए था। कंपनी मोनोपोली ऑफ ईस्टर्न ट्रेड वॉज एबॉलिश्ड बाय जेम्स फर्स्ट इन 1609। जी नहीं, इट डिसाइडेड टू ओपन अ फैक्ट्री एट सूरत इन 1608। तो इसके सिर्फ 2 ही आंसर सही हैं, पहला और चौथा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर सही डी, यानी कि 1 और 4। नाम जिसका मर्चेंट एडवेंचर्स था ही 1609 में स्टैब्लिश हुआ था, और क्वीन एलिजाबेथ ने इसको इनडेफिनिट पीरियड के लिए नहीं बनाया था। ठीक है, थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, तो सही कौन सा है, पहला और चौथा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज ऑफ द इंग्लिश वाज द फर्स्ट वन टू बी फोर्टिफाइड। पहली वो कौन सी फैक्ट्री थी अंग्रेजों की जिसको मतलब दुर्गीकृत किया गया था, ठीक है ना, वो थी कहाँ पे, मद्रास। ये एक मैंने छोटा सा एक उदाहरण के रूप में 5 क्वेश्चन रखे थे आप लोगों के लिए। ऐसे 500 से भी अधिक क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करने चाहिए, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप बीएल ग्रोवर, बिपिन चंद्र और स्पेक्ट्रम वाली किताबों से पढ़ सकते हैं। खास तौर पे परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, है ना, महलवाड़ी व्यवस्था क्या थी, रेलवे कितने फेज में काम कर रहा था। सो मैनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन। इसको पूरा पूरा समय दीजिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, पूरा समय दीजिए इसको, और जितने क्वेश्चन यहाँ से आते हैं उसको देखिए, खोजिए और सर्च करिए कि यूपीएससी यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू कि इसको अच्छी तरह समझिएगा आप लोग, और
चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी आपको बात समझ में नहीं आ रही है उसको कमेंट में लिखिए। नेक्स्ट टाइम हम उसको पूरा फुलफिल करने की भी कोशिश करेंगे। तो एक मैंने क्रक्स बताया आपको, इसमें कई चीज़ें डिटेल में पढ़ाई जानी चाहिए, ओके, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देख सकते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक पॉलिसी का एक मैं जो लेक्चर बनाऊंगा उसमें आपको समझाऊंगा पूरा डिटेल में। तब तक अपना ख्याल रखिए, इस लेक्चर को देखिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और पढ़ते रहिए। सिविल सर्विस एग्जाम को पास करने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो किया जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।